नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली देशपांडे केंद्रीय वीर संस्थान भोपाल पर कार्यरत हूँ और आज हम फंडामेंटल्स ऑफ बोवाइन ब्रीडिंग फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इस टॉपिक पे एक मॉड्यूल तैयार किया है हमने और उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के दौरान हम सभी इससे अवगत हैं, पर कुछ कहीं कहीं रिफ्रेशिंग की ज़रूरत है और कभी कभी कुछ नए टेक्नोलॉजी नए तरीके आए हैं जिससे हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट फास्टर कर सकते हैं। उसके बारे में भी आज हम जानकारी यहाँ पर ग्रहण करेंगे। इस मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बेसिकली ये है कि हम इस जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके अलावा हम उसके फंडामेंटल सीखेंगे भी ब्रीडिंग के लिए और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के। इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट आया जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू, जिसके बारे में हम यहाँ पर और उसका रोल जो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या है ये आज हम विस्तार से जानेंगे। उसके अलावा हमारे दो और उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम उसे कैसे जोड़ें ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट्स और हमारे किसान भाइयों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। उसके बाद हम एक और चीज़ इसमें जानेंगे कि हम जेनेटिक ग्रोथ को फास्ट करने के लिए राइट बुल यानी कि सही नंदी का चयन कैसे करें। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है कैटल एंड बफेलो की, हम यहाँ पे मुख्य तौर से बोवाइंस की बात कर रहे हैं और ये कोर्स सभी हमारे जो हमारे पशु चिकित्सक हैं और हमारे पैरावेट्स हैं उन सभी के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि जो खासकर जो एआई प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी और जो एआई प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनके लिए भी इस कोर्स से उन्हें काफ़ी लाभ होगा। अनुक्रमणिका मॉड्यूल 1 उत्पादकता बढ़ाने वाले कारक। मॉड्यूल 2 वैज्ञानिक प्रजनन क्यों जरूरी है। मॉड्यूल 3 आनुवंशिक सुधार का प्रभाव अनुमान। मॉड्यूल 4 प्रजनन के प्रकार। मॉड्यूल 5 क्रॉसब्रेड आबादी में विदेशी वंशानुक्रम को 50% स्तर पर बनाए रखना, अपग्रेडिंग। मॉड्यूल 6 राज्य के लिए सांड रोटेशन कार्यक्रम। मॉड्यूल 7 हम आनुवंशिक प्रगति जेनेटिक गेन कैसे बढ़ा सकते हैं। मॉड्यूल 8 विभिन्न तरीकों से चयन की शुद्धता दूध उत्पादन के संदर्भ में। मॉड्यूल 9 निष्कर्ष। अब इसका जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का अगर मैं कमर्शियल लेवल पे वो देखें हम तो क्या फ़ायदा होता है। तो यदि एक बुल है जो हमको सपोज करिए एक मानते हैं कि उसकी पूरी लाइफ में उसने 1 लाख डोजेस एफएसडी का उत्पादन किया यानी फ्रोजन सीमन का उत्पादन किया, और अगर हम कंसेप्शन रेट माने 40% तो 40,000 उसको प्रेगनेंसीज हुई और उसमें से 10,000 हमको हीफर मिल गए। 70 लीटर मिल्क एक लैक्टेशन में अगर बढ़ता है तो ये जो है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो आता है उसको 5 लैक्टेशंस माने तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट इन मनी ₹1400 लाख आता है। सो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा यदि हम एक एनिमल को कंसीडर कर रहे हैं, और जब हमारे पास करोड़ों एनिमल है उनको हम जब कंसीडर करेंगे तो ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि एक बेहतर सांड से लाखों लीटर अतिरिक्त दूध मिल सकता है, जिससे किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा होता है। अभी हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो टाइप ऑफ ब्रीडिंग जैसे कि हम सभी को मालूम है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग, पेडिग्री सिलेक्शन, जिसमें सिलेक्शन के कई प्रोसीजर्स हैं। पेडिग्री सिलेक्शन है, प्रोजेनी टेस्टिंग है, उसके अलावा अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये हम एकदम फंडामेंटल बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सिलेक्शन ऑफ एनिमल फॉर ब्रीडिंग पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो है एक इंडिजिनस आपके पास में HGM जब हम लिख रहे हैं तो हाई जेनेटिक मेरिट काऊ है समझ लीजिए आप, और या मेल है, और इंडिजिनस कोई भी काऊ है जो
उसकी जेनेटिक्स उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बुल की जेनेटिक्स बहुत अच्छी है, तो आपको जो प्रोजेनी मिलेगी वो जेनेटिकली सुपीरियर मिलेगी। दिस इज व्हाट वी कॉल उसको हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हम दोनों का सिलेक्शन भी प्रॉपर कर सकते हैं, काऊ का भी और बुल का भी। लेकिन अगर हमारी काऊ बहुत अच्छा दूध नहीं दे रही, उत्पादक क्षमता उसकी कम है, तो उसकी प्रोजेनी में वो उत्पादन क्षमता हम जरूर बढ़ा सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ बुल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ में सिलेक्शन ऑफ काऊ भी इम्पॉर्टेंट है। पर जब हम अपग्रेडिंग की आगे बात करेंगे तब हम सिलेक्शन ऑफ काऊ पे उतना फोकस नहीं करते हैं। जब हम कोई एक मिक्स ब्रीड बनाना चाहते हैं या फिर हम दूध बढ़ाना चाहते हैं, तब हम प्योर ब्रीड जब यूज करते हैं इंडिजिनस, तब हम उसमें सिलेक्शन ऑफ काऊ पर भी फोकस करते हैं। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग में अच्छे नर और मादा देसी पशुओं का चयन करके बेहतर नस्ल के जानवर तैयार किए जाते हैं। अभी जब हमने एआई प्रोग्राम शुरू किए तो क्योंकि हमारी जेनेटिक पोटेंशियल बहुत कम थी हमारी काउस की, तो उसके लिए हमने एक्सोटिक इनहेरिटेंस के लिए क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया, जिसमें जर्सी और एचएफ हॉल्स्टन फ्रीजन 2 ब्रीड्स का सिलेक्शन हुआ। पहले दूसरी ब्रीड्स भी ट्राई की गई, पर फाइनली इन 2 पर हमने काम किया। इसमें भी एक समस्या आई कि हम वो नहीं कर पाए, हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि फील्ड लेवल पर अगर उसका ब्लड लेवल जो जर्सी का है वो अगर 50% से ऊपर लाते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं हो पाती, खासकर गर्म इलाकों में। ठंडा जहाँ पर ठंडक है, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर्स नहीं जाते हायर साइड में, वहाँ पर ये बहुत अच्छी सर्वाइव कर जाती है, मोर देन 50%। या फिर हमारे किसान के पास काफ़ी अच्छे मैनेजमेंटल कंडीशंस हो, तब भी ये सर्वाइव कर सकती है। तो इसीलिए अब हमारी ब्रीडिंग पॉलिसी में इसको सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए ही रिकमेंड किया गया है, अबाव 50%। वैसे तो अर्बन एरिया के लिए ही रिकमेंड किया गया जर्सी और एचएफ का यूज, खासकर एचएफ का। पर अगर हम चाहें तो हम ब्लॉक विलेजेस लेवल पर भी यूज कर सकते हैं, खासकर जर्सी को, पर वो सिर्फ 50% लेवल उसका मेंटेन करना है। अब ये एक तरह की अपग्रेडिंग ही है, क्रॉस ब्रीडिंग भी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 50% जब हम फर्स्ट एक लोकल काऊ को, किसी भी एक नॉन डिस्क्रिप्ट काऊ को वो नॉन डिस्क्रिप्ट भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर ब्रीड की भी हो सकती है जिसका प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम हो, उसको हम अगर जर्सी से क्रॉस करते हैं तो हमारे पास 50% जर्सी एंड 50% लोकल ब्रीड का ब्लड आ जाता है। और इससे हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा प्रोजेनी का जो काफ, अगर फीमेल काफ पैदा होती है तो वो अपने आगे की जनरेशन में अपना मिल्किंग पीरियड में ज़्यादा अच्छा मिल्क देती है अपनी माँ की अपेक्षा। अब अगर इसको मेंटेन करना है तो हमें इसको क्रॉस से ही क्रॉस कराना है, जर्सी क्रॉस से ही क्रॉस कराना है, जिसमें जर्सी का ब्लड 50% हो। उसमें आप प्योर ब्रीड भी ले सकते हैं। जो जर्सी क्रॉसेस कुछ ऐसे जर्सी क्रॉसेस जिसमें एक हमारी प्योर ब्रीड मिल्क ब्रीड होती है, साहिवाल या गिर। अभी कंकरेज के क्रॉसेस भी आने लगे हैं, साथ में अभी कुछ ऐसे भी हमारे पास क्रॉसेस उपलब्ध है जिसमें थोड़ा सा नॉन डिस्क्रिप्ट ब्लड भी रहता है। पर जनरली ज़्यादातर हम जर्सी एंड साहिवाल, जर्सी एंड गिर और जर्सी एंड कांकरेज, ये 3 ही कॉम्बिनेशन में जर्सी क्रॉस के बुल्स उपयोग करते हैं। और इन्हीं से हम ये प्रोडक्शन, इन्हीं से सीमन प्रोडक्शन होता है और इन्हीं का यूज़ किया जाना चाहिए। प्योर जर्सी का यूज़ अगर हम 50% वाला जो हमारे पास बचिया प्राप्त हुई F1 जनरेशन में, जैसे कि आप देख सकते हैं 50% जर्सी एंड 50% लोकल, उनमें अगर आप वापस जर्सी से करेंगे तो उसका ब्लड लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी सस्टेनेबिलिटी हमारे फील्ड लेवल पर थोड़ी कम हो जाती है। उनमें ज़्यादा बीमारियाँ आने लगती हैं, उनमें थोड़ा गायनेकोलॉजिकल और डिजीजेस बढ़ जाती हैं, उनमें कंसेप्शन की समस्या आने लगती है, क्योंकि वो गर्म एनवायरनमेंट को सस्टेन नहीं कर पाती हैं। तो अगर हमें इसको मेंटेन करते जाना है तो हमें इसको 50% से, तो इस तरह से जब हम करते जाएंगे तो हमारी नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड जो है वो आप देखिए कि F5 जनरेशन में उसका जो ब्लड लेवल है वो कहाँ पहुँच गया, उसमें नॉन डिस्क्रिप्ट नहीं के बराबर रह गई। वो जो 5th जनरेशन में जो आपको काफ पैदा होगी वो ऑलमोस्ट जर्सी क्रॉस होगी, प्योर जर्सी और प्योर साहिवाल का क्रॉस होगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको दिखाने का प्रयास किया गया ताकि इस पिक्चर के थ्रू, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से
हमें इसकी ब्रीडिंग डिज़ाइन करनी है। अब इसके लिए हमें किसान के पास में ज़रूर इन्फॉर्मेशन छोड़नी होगी। हमारे पास तो होना ही चाहिए ये इन्फॉर्मेशन कि हमने किस किसान के यहाँ पर कौन सी AI की है, जो कि हमारे डेटाबेस में ढूंढ पाना सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। और उससे अच्छा एक सुझाव ये है कि किसान के पास में कोई एक, जैसे हम वैक्सीनेशन कार्ड डॉग्स के लिए यूज़ करते हैं, उस तरह से AI कार्ड हम बना के उनको दे सकें, ताकि उनके पास जब भी कोई भी AI के लिए जाए तो उन्हें पता हो कि जो ये फीमेल का पैदा हुई है, जो अब मदरहुड में आ गई है, वो मदरहुड में के लायक हो गई, प्यूबर्टी हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है और उसको अब AI करनी है, तो उसमें कौन सी AI करना है, तो इस तरह से बुल सिलेक्शन सही तरीके से फॉलो हो सके। एक्सोटिक एनिमल्स क्रॉस ब्रेड का 50 लेवल जो हमें मेंटेन करना है, तो अगर हमने नॉन डिस्क्रिप्ट लिया तो मैं अभी उसके बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ। अब इसके बाद अगर हमने सपोज कीजिए हमारी कोई मिल्च ब्रीड काऊ है पर उसका प्रोडक्टिविटी फॉर एन नंबर ऑफ रीजन कम है, तो उसमें भी हम ये कर सकते हैं। तो उसमें भी हम HF जर्सी से क्रॉस कर सकते हैं और इसमें हमें F3 जनरेशन में ही ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो हम लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें नॉन डिस्क्रिप्ट ऑलरेडी नहीं है, तो 50% पे हम मेंटेन इस तरह से इसको कर सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि बस आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ आपको क्रॉस कराते जाना है एक 50% जर्सी क्रॉस से, बुल से, तो उसमें ये लेवल मेंटेन रहेगा। और हमारी जो ऐसी समस्या फील्ड में आ रही है कि क्रॉस ब्रेड से थोड़े ही समय बाद आपको F1 जनरेशन तक तो सब कुछ ठीक रहता है, F2 जनरेशन से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अगर हम इस ब्रीडिंग पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये समस्या हमारी पूरी तरह से कंट्रोल में आ सकेगी। अपग्रेडिंग एक तरह की क्रॉस ब्रीडिंग है, इसको हम बफेलो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बफेलो के लिए भी यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी कोई भी इंडिजिनस नॉन डिस्क्रिप्ट या गिर ब्रीड और साथ में उसके एक ब्रीड होती है जो जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर गिर है, तो गिर के साथ तो हम जनरली कोई ब्रीड यूज़ नहीं करते हैं, पर अगर हम करना चाहें, कई लोग चाहते हैं कि भाई हमारी ये गिर एकदम ख़राब हो गई और हमें गिर नहीं रखनी, ऐसा अभी तो है नहीं, लेकिन एक सिर्फ उदाहरण के लिए लिखा गया है कि थार पारकर मुझे नहीं चाहिए या मुझे मालवी मेंटेन नहीं करनी है, तो ऐसे केसेस में आप कोई हायर मिल्च ब्रीड, हमारी इंडिजिनस मिल्च ब्रीड जैसे साहिवाल है, गिर है, इनका उपयोग ब्रीड बी की जगह कर सकते हैं। और नॉन डिस्क्रिप्ट के लिए भी इसको उपयोग किया जाता है। बफेलो में भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास एक नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो है, उसको हमें यदि बुर्रा बफेलो में कन्वर्ट करना है, तो ये जो ब्रीड बी वाला कॉन्सेप्ट है इसको हम फॉलो करके उसमें उसको बाय 5th जनरेशन अगर आप देखेंगे तो हम उसको 5th जनरेशन में ऑलमोस्ट हमारे पास में एक प्योर मुर्रा या जो भी ब्रीड से हम क्रॉस कर रहे हैं वो उस प्योर ब्रीड पर हम पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए हमें 5 जनरेशन्स के लिए करना है। और इसके लिए इधर यहाँ पर भी हमको सेम ऑलमोस्ट जो हमने क्रॉस ब्रीडिंग में कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट है, बस क्रॉस ब्रीडिंग में हमें क्योंकि 50% ब्लड लेवल मेंटेन करना है तो हम प्योर से ही करते हैं, पर यहाँ पर हमें 50% का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ तो हम 190% पे भी जा सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर फुल्ली एक 6.87% तक जाने पे ये प्योर ब्रीड में कन्वर्ट हो जाएगी। जो ब्रीड बी का जो बुल होगा, हमारा साहिवाल हो, गिर हो, थार पारकर हो, आपकी चॉइस है, जो किसान की चॉइस हो, या फिर आप अपने एरिया को समझें पहले कि वहाँ पर कौन सी ब्रीड अच्छी चल सकती है, उसके हिसाब से ये जो ब्रीड बी लिखा है इसको आप इस ब्रीड में सेलेक्ट करिए, क्योंकि हमारे पास मिल्च ब्रीड 2 हैं। हमारे MP की पॉलिसी के हिसाब से गिर एंड साहिवाल का उपयोग किया जा सकता है इंडिजिनस ब्रीड्स में। इसके अलावा थार पारकर और कांकरेज अभी हमारी ब्रीडिंग पॉलिसी में नहीं है, पर हमारे बॉर्डरिंग एरिया में कांकरेज के कुछ एनिमल्स हैं, तो वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो तो खैर हमारी वो हो जाएगी, सिमिलर ब्रीडिंग हो जाएगी, क्रॉस ब्रीडिंग का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। और उसमें तो हम पहले से ही प्योर है, तो प्योर, और हर प्योर एनिमल में जो अगर किसी पर्टिकुलर ब्रीड का है और आप वो ब्रीड मेंटेन करना चाहते हैं तो उसमें उसी ब्रीड के बुल का ही आपको क्रॉसिंग करानी है, अदरवाइज फिर से वो नॉन डिस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो सकता है या कोई मिक्स ब्रीड तैयार हो जाएगी जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती और आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग और अपग्रेडिंग के जरिए देसी और विदेशी नस्लों का संतुलन बनाए रखते हुए
उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अभी ब्रीडिंग में एक और कॉन्सेप्ट है इनब्रीडिंग का। इनब्रीडिंग हमें अवॉइड करनी है, तो इनब्रीडिंग अवॉइड करने के लिए अभी केंद्रीय वीर्य संस्थान पर एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, जिसे हम हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी फॉलो कर सकते हैं। कि हमने अपने पूरे बुल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। और साथ में हमने अपने जो आप देखेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ पहले और आपको दिखाना चाहूंगी। नेक्स्ट स्लाइड हमने पहले अपने जो हमारा पूरा मध्य प्रदेश है उसको 3 जोन में डिवाइड कर दिया है। तो 3 जोन में डिवाइड करने से जैसे ये सिर्फ हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इस तरह से, आप किसी भी तरह अपने डिस्ट्रिक्ट को भी कुछ विलेजेस के ग्रुप्स को डिवाइड कर सकते हैं। और ये जोन्स जो आप अभी पिछली स्लाइड में देख रहे थे, इसमें आपने देखा कि ये जोन्स को आपने इन जोन्स में मैंने कुछ ग्रुप ऑफ बुल्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, इनमें अलग अलग बुल्स सेलेक्ट करके डाले गए हैं। तो ये बुल्स जो हैं, जो ग्रुप 1 में बुल्स हैं, वो ग्रुप जोन 1 में सपोज कीजिए, ये सिर्फ उदाहरण के लिए देगा, 2008-9 में ग्रुप जो जोन 1 है उसमें ग्रुप 1 के ही बुल्स जाते थे, बुल्स का सीमन जाता था। और उसके बाद आज 14-15 में 3 साल बाद जो होगा उसमें ये बुल्स का जोन चेंज हो जाएगा, यानी जोन 1 वाले जोन 2, जो ग्रुप 1 था जोन 1 में, ग्रुप 2 था जोन 2 में और ग्रुप 3 था जोन 3 में। अभी चेंज हो जाएगा, ग्रुप 3 चला जाएगा इसमें जोन 1 में, ग्रुप 2 चला जाएगा इसमें जोन 3 में, और इस तरह से हम इसको शफल करते हैं ताकि हर 3 साल बाद सारे बुल रोटेट होते रहें और इनब्रीडिंग ना हो सके। ये सीमन स्टेशन के लेवल पे किया जाता है और इसी तरह से बुल्स का डोजेस जो है, सीमन डोजेस जो है वो सप्लाई किए जाते हैं। यही चीज हम फॉलो कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि राज्य स्तर पर सांडों का रोटेशन प्रोग्राम जोन के आधार पर हर 3 साल में बदलकर नस्ल सुधार को संतुलित ढंग से लागू करता है। अब जेनेटिक गेन बढ़ाने के जो हमने फंडामेंटल्स हैं वो उसकी तो बेसिक्स तो थोड़ी सी बात कर ली है, पर अब हम इसको बिंदुवार थोड़ा समझेंगे कि जेनेटिक गेन कैसे हो सकेगा। तो जो हमने अभी तरीके देखे वो जेनेटिक गेन के तरीके हैं जो हम थ्रू एआई अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा बुल का जो सिलेक्शन है, जो हमने बुल का जो हम आपको डोजेस प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू सीमन स्टेशन, उनकी जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर सिलेक्शन। अब जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पर सिलेक्शन क्यों, डैम सील्ड के आधार पर क्यों नहीं, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। एवरेज एज ऑफ बुल अंडर सीमन कलेक्शन कम करना है ताकि हम ऐसे अच्छे बुल्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ये सारी जो प्रोसेस है, फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमारे खासकर ये हमको हमारे सीमन स्टेशन लेवल पे चेक करना है ताकि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट फास्टर हो सके। उसके अलावा एवरेज जीबीवी ऑफ बुल अंडर सीमन का, जो सीमन कलेक्शन में हमारे बुल्स हैं उनकी जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू जितनी भी ज़्यादा हाई होती चली जाएगी, वैसा ही हमारा जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है उस पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। अगर जो हम जो फील्ड लेवल पे कर सकते हैं वो है हम हीफर्स की जीबीवी निकाल लें, ताकि यदि हमें पता चले कि उसका पोटेंशियल ही नहीं है दूध उत्पादन का, जो कि बहुत छोटी एज में पता की जा सकती है, 3-4 मंथ्स के। एक्चुअली फॉरेन में तो अभी न्यूली बॉर्न का भी हम जीबीवी कर सकते हैं और अब हम धीरे धीरे हमारे यहाँ पर भी वो अवेलेबल हो रहा है। अगर हमने हीफर का जीबीवी निकाल लिया और हमें पता चल गया कि इसका जेनेटिक पोटेंशियल है ही नहीं दूध उत्पादन का, तो उसको हमें हर्ड में दूध उत्पादन के लिए रखना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। उसको हम, अगर वो बाकी ठीक से ग्रो करती है तो हम उसको जब हम आईवीएफ और ईटीटी का प्रोग्राम्स भी हमारे यहाँ चल रहे हैं उसमें हम एज अ रिसिपिएंट उसको उपयोग कर सकेंगे, रादर देन हम उसको मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ करें। तो आईवीएफ टेक्निक का यहाँ पर उपयोग हम करने से इस तरह के एनिमल्स का उपयोग कर पाएंगे।
और जो जीबीवी का इंडेक्स है उससे इंडेक्स से मतलब होता है कि जीबीवी सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं होती है। अभी हम बेसिकली कुछ ही पॉइंट्स पे जीबीवी निकाल रहे हैं, यानी जेनोमिक, ये जीन लेवल टेस्टिंग है। बेसिकली जीन का कॉम्बिनेशन से हम टेस्ट कर पाते हैं। चिप्स डेवलप हो चुकी है, एनडीडीबी ने ये चिप्स डेवलप की हैं जो अब कमर्शियली भी अवेलेबल है हमारे फार्मर्स के लिए भी। वो अपने गाय के पोटेंशियल को पता कर सकते हैं। एक प्राइसिंग कुछ अराउंड 3000 पर टेस्ट आता है इसका। और अब आज की डेट में हो सकता है इसमें कुछ अभी परिवर्तन हो, अगर इसका अडॉप्ट हमारे फील्ड करती है, हमारे लोग करते हैं, तो इसमें कुछ फर्क आ सकता है, क्रॉस थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है। तो अभी एनडीडीबी ने ये डेवलप कर लिया है। और ये जो जीबीवी है वो सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन के लिए नहीं होती, वो सारी जो बहुत सारे वो हैं हमारे पॉइंट्स हैं जिन पे वो होती है, जैसे प्रोटीन लेवल है, फैट परसेंटेज है, प्रोटीन परसेंटेज है, प्रोटीन इन केजी है, हमारा डिजिटल हूफ प्रॉब्लम्स हैं, मेस्टाइटिस है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। हमारी लॉन्जिटिविटी है, एनिमल की कितना दिन जी सकता है एनिमल, ये भी उससे पता किया जा सकता है जीन लेवल पे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको अभी उपयोग में किया जा सकता है। पर अभी एट प्रेजेंट जो सीमन स्टेशन पे बुल्स हैं उनकी जीबीवी अवेलेबल है उनके पास। हमारे पास कुछ ब्रीड्स के लिए, जैसे मुर्रा के लिए अवेलेबल है, जर्सी क्रॉस, एचएफ क्रॉस और गिर और साहिवाल। लेटेस्ट अभी 1 साल के अंदर हमारी दूसरी ब्रीड्स भी इसमें आ जाएंगी और जीबीवी कॉन्सेप्ट पे ही हम आगे काम करेंगे। मिल्क यील्ड जो होती है, जो अभी तक हम डैम सील पर बुल का सिलेक्शन करते थे, जो कि एक बहुत अच्छा, अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे कि वो अब हम क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमें जो एक्चुअल वो है हेरिटेबिलिटी का पता पड़ता है, वो बहुत उसकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी कम है कंपैरेटिव टू जीईबीवी। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि आनुवंशिक सुधार को तेज और सटीक बनाने के लिए जीबीवी, आईवीएफ और संतुलित चयन जैसे आधुनिक उपाय बेहद जरूरी हैं। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जीनोमिक सिलेक्शन हमें क्यों करना है, जो अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमारा जैसे मिल्क प्रोडक्शन है उसकी हेरिटेबिलिटी एक्चुअल कम है। तो जब हम डैम सील के आधार पर करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी भी जो है वो सिर्फ 25% अगर हम कह दें तो वैसी आती है, 0.25 आती है, और मीन्स 25% आती है बेसिकली। और हमें 4 साल में पता चलता है, दूध जब गाय देने लगती है तभी हमें पता चलता है। उसके बाद में प्रोवन सायर जो हमारे पीटी बुल्स हैं उसकी एक्यूरेसी तो 0.5% है, यानी 50% है ऑलमोस्ट, लेकिन उसको हमें पता पड़ पाता है 7 to 10 ईयर्स में, जब बुल की लाइफ ही ऑलमोस्ट खत्म होने लगती है, तब हम उसकी पोटेंशियल पता कर पाते हैं, क्योंकि उसका 90% एक्यूरेसी हालांकि। और जो हमारे पीटी प्रोजेक्ट से हमें बुल मिल रहे हैं जो सीएसएस पे ऑलरेडी उपलब्ध है, क्योंकि सेंट्रल सीमेन स्टेशन जो है वो बुल जो है पीटी प्रोग्राम से ही ले रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी एक्चुअली 50% है, और वो भी हमें 4 साल में पता चल पाती है। तो इसलिए उसके लिए हमें ये जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हमें इसका पता बहुत ही जल्दी चल जाता है, 4 मंथ्स में चल सकता है। तो और इसकी एक्यूरेसी लगभग 75% है। तो इस तरह से ये हमारा जो डैम सील्ड वाला कॉन्सेप्ट है एक्यूरेसी का, उससे ये काफ़ी बेटर है, 50% मोर एक्यूरेट मेथड है ये। और इसीलिए इसको हम ऑल ओवर वर्ल्ड ऑलरेडी इसका यूज़ हो रहा है, और वो हमसे अभी थोड़ा उसमें काफ़ी आगे जा चुके हैं, पर हम इसे अब इसकी शुरुआत हमारे भारत में भी हो चुकी है और हम इसका उपयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इसके काऊ के सिलेक्शन में भी इसका उपयोग कर पाएंगे। अब ये जीनोमिक सिलेक्शन बेसिकली है क्या, ये जीन्स की चिप बनाई गई हैं, और जो ये कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, जब ये तो एक बिल्कुल रफ आइडिया दे रहे हैं, इसमें हम इस कोर्स में हम बहुत जीनोमिक्स के बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो इसमें जीन के कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई करके चिप्स तैयार कर ली गई हैं, और इन चिप्स के आधार पर काऊ में अगर वही जीन वो कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, उस आधार पर लॉगरिथम लगाया जाता है, और हम ये पता कर सकते हैं कि इसकी जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू क्या होगी। अब जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू जो होती है वो बेस्ट वे है सिलेक्शन की, जिसका हमने आपको बताया कि इसको हम बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि यदि किसी बुल की
अभी मैं यहाँ बुल का एक एग्जांपल ले रही हूँ, किसी एक बुल की 100 जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू आई है, पॉजिटिव 100, माइनस में जो जाते हैं उनको हम रखते ही नहीं, उनका हम सिलेक्शन नहीं करते। प्लस से मतलब ये होता है प्लस 100 होता है, तो जो पॉपुलेशन का एवरेज मिल्क प्रोडक्शन था उससे 100 किलो ज़्यादा एक लैक्टेशन में उसकी डॉटर ने दूध दिया। ये इसका मतलब होता है कि जब हम प्लस 100 की बात कर रहे हैं, जिसमें से 50 kg तो अगर उस बुल का उपयोग होता है तो 50 kg उसकी प्रोजेनी में मिल्क बढ़ के ही मिलेगा। दैट इज द एक्यूरेसी अप टू 75%, जो अभी हम आप पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। 75% हम एक्यूरेसी से कह सकते हैं कि ये मिलेगा। अभी कई बार ये होता है कि जब हम डैम सील के आधार पर बुल का सिलेक्शन करते हैं, हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जिस हिसाब से उसकी डैम सील होती है। यहाँ पर क्योंकि वहाँ एक्यूरेसी केवल 25% थी और हमारे पास उस समय कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने उसका उपयोग किया कि हम एटलीस्ट 25% एक्यूरेसी से कुछ बता पाते थे। अब हम लगभग 75% एक्यूरेसी से चीज़ें बता पा रहे हैं। अब जब इसमें एक चीज़ और होती है जीबीवी में, रिलायबिलिटी। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ बुल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी इस टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे रिलायबिलिटी बढ़ती जाएगी एक्यूरेसी 100% पे पहुंच जाएगी। अभी हम 75% पे हैं क्योंकि अभी हमारी रिलायबिलिटी परसेंटेज जो है वो थोड़ा कम है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं कि हम उसको रिलायबिलिटी अगर 10% है, अगर प्लस 100 जो ब्रीडिंग वैल्यू आई है हमारी, वो 10% उसमें जब ब्रीडिंग वैल्यू देते हैं तो साथ में उसकी रिलायबिलिटी भी लिखी रहती है। तो यदि रिलायबिलिटी इज 10% तो जो उसका मिल्क प्रोडक्शन का ग्रेड 10 से 190 के बीच में हो सकता है, उसमें मिल्क प्रोडक्शन आपको मिले। तो ये बहुत बड़ी रेंज हो जाती है, विच इज जो एक्चुअल ब्रीडिंग वैल्यू जो हो जाती है बहुत बड़ी वाली रेंज में हो जाती है। अगले बार आप जब करो और रिलायबिलिटी बढ़ जाए तो आपका डेटा चेंज हो सकता है, क्योंकि उसमें डिफरेंस बहुत है। फिर जैसे जैसे रिलायबिलिटी बढ़ रही है, जैसे 40% रिलायबिलिटी है तो ये डिफरेंस कम हो जाता है, और जैसे जब 90% रिलायबिलिटी पे आप आ जाते हो तब आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% के आसपास आने लगती है, 90% के आसपास, जिससे आपके जो प्रोजेनी के रिजल्ट्स हैं और जो मिल्क प्रोडक्शन है वो उसी रेशो में बढ़ता है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। अब अभी हम आज के लेवल पे ये देख रहे हैं हम कि अभी जो हमारे पास में किन क्राइटेरियाज के लिए जीईबीवी उपलब्ध है। तो मुख्य रूप से हमने जो हमारे बुल्स हैं उनके लिए हमने मिल्क यील्ड और फैट परसेंटेज पे कर रखा है। अभी धीरे धीरे बाकी रिपोर्ट्स हमारे पास आती जाएंगी, प्रोटीन यील्ड, प्रोटीन परसेंटेज, एसएनएफ यील्ड, एसएनएफ परसेंटेज, डे ओपन। तो यदि हम इनका कॉम्बिनेशन यूज करें, जो कि हमने अभी जब हमने इस बारे में बात की थी कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट क्यों करना है, उसमें हमने ये कहा था कि ओवरऑल अगर हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन केवल क्राइटेरिया नहीं है, हमें फैट, अगर उसका फैट परसेंटेज भी बढ़ रहा है, साथ में उसका प्रोटीन परसेंटेज भी बढ़ रहा है, तो उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मिल्क सेल होता है वो फैट परसेंटेज के आधार पे होता है और कहीं कहीं प्रोटीन परसेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो अगर हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे, जब हम उसको बाय प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं तो इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और जब हम उसको वैल्यू ऑफ मिल्क जो है उसके ग्राउंड पे भी डिसाइड होती है, उसके ग्राउंड पे ही डिसाइड होती है इनफैक्ट, तो तब किसान को जो इसका इम्पैक्ट है, इसका फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सिर्फ दूध नहीं बढ़ेगा, ये चीज़ें भी बढ़ेंगी, क्योंकि जीनोमिक इम्प्रूवमेंट जो है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जो है इन क्षेत्रों में भी होगा। अगर डेज ओपन उसके कम हो जाते हैं तो हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ काव हम एक काव से हमें मिल सकेंगे। जो हमारा बुल है उसका कंसेप्शन रेट भी हम जीन लेवल पे पता कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली हम ऐसे ही बुल सेलेक्ट करेंगे जिनका कंसेप्शन रेट ज़्यादा हो। आगे जो टारगेट्स हैं जिनके ऊपर और अभी काम चल रहा है, और विद इन मे बी 5 years हमें इन क्षेत्रों में भी जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू मिल पाएगी। जैसे कि मेस्टाइटिस हमारे यहाँ एक बहुत मुख्य बड़ा रोग है, तो जो कि जेनेटिकली गवर्न भी होता है, तो ये क्लिनिकल मेस्टाइटिस और सोमैटिक सेल काउंट, हीट टॉलरेंस, हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है तो हमारे एनिमल का हीट टॉलरेंस लेवल क्या है, तो इन सब आधारों पे हम एनिमल का सिलेक्शन कर सकेंगे। तो हमें ये फिर हमारे पास ये चॉइस होगी कि हम किस तरह का एनिमल लेना चाहते हैं, ज़्यादा दूध वाला लेना चाहते हैं, ज़्यादा फैट वाला लेना चाहते हैं, ज़्यादा प्रोटीन वाला लेना चाहते हैं, हीट टॉलरेंट, ज़्यादा उसका हीट टॉलरेंस होना चाहिए। जैसे आप अगर किसी क्षेत्र में जहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है तो ऑब्वियसली आप हीट टॉलरेंट एनिमल लेना चाहेंगे, पर जहाँ पर यदि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, क्योंकि भारत में बहुत
बहुत वेरिएबल टेम्परेचर्स हैं, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक हम देखते हैं, तो वो उस एरिया के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस क्राइटेरिया बेस्ड एनिमल लेना है। और ये आप जीन लेवल पे वेरी अर्ली उसकी काफुड एज में ही पता कर पाएंगे थ्रू जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू। अभी जिन ब्रीड्स में जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू अवेलेबल है, जो मैं ऑलरेडी एक बार ब्रीफ में बता चुकी हूँ, वो है मुर्रा, महसाना, गिर, साहिवाल, कांकरेज, HF क्रॉस, जर्सी क्रॉस। और नियर फ्यूचर में थारपारकर सबसे पहले आ रहा है। हो सकता है कि बाय अप्रैल और मई थारपारकर में भी ये GBV डेवलप हो चुकी होगी, और बाकी ब्रीड्स पर भी काम चल रहा है, और विद इन मे बी 2 साल ये काम पूरा हो जाएगा और हमारे पास सभी ब्रीड्स के लिए GBVs अवेलेबल होंगी, और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम और अच्छे से समझ पाएंगे। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि जीनोमिक सिलेक्शन तकनीक से जानवरों का चुनाव ज्यादा सटीकता और कम उम्र में हो पाता है, जिससे दूध उत्पादन, व्यवहार और बीमारियों से जुड़ी खूबियों का सुधार संभव होता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। यदि मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ कि इसका हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो हम जो एनिमल है, हम जो ऐसा एनिमल हम चूज़ करना चाहेंगे, जो मैंने अभी पिछले साइड में बताया कि ऐसा एनिमल यूज़ करना चाहेंगे कि सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो। नहीं, हमारा किसान ऐसा नहीं चाहेगा। वो ये चाहेगा जिससे हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे बढ़ेगी कि जब हम इसलिए जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू का इम्पोर्टेंस है कि अगर वो ये तीनों कॉन्सेप्ट पे तीनों चीज़ें ले ले, अगर जैसे उसे फैट भी अच्छा मिल रहा है, तो 10 एनिमल है जिसमें मिल्क यील्ड भी, सपोज एक एनिमल है जिसका मिल्क यील्ड 100 किलो है, अगर 100 तो नहीं, एक लैक्टेशन की बात करूं तो सपोज कीजिए 3000 लीटर है, तो और उसकी फैट परसेंटेज 5% है, और उसकी प्रोटीन परसेंटेज भी एक अच्छी डिफाइंड लेवल पे है, तो हम और दूसरा एनिमल है जिसका मिल्क प्रोडक्शन में भी 4000 है, पर फैट परसेंटेज उसका काफ़ी कम है, तो ये चॉइस होगी फार्मर के पास कि उसके यहाँ पर अगर हायर फैट परसेंटेज वाले हैं, उसका ज़्यादा डिमांड है, तो वो उसको चूज़ कर सके। और यदि उसको ऐसे उसकी जो मार्केट है वो इस तरह से है कि लोग जैसे गाय का दूध पसंद करते हैं, तो गाय में कंपैरेटिवली लेस वो होता है, कम फैट परसेंटेज होता है बफेलो की तुलना में। तो जहाँ पर जैसा वो हो, एरिया हो, जहाँ पर जैसी डिमांड हो, यदि छेना के लिए यूज़ होता है तो वो उसकी डिमांड लो फैट मिल्क की होती है, तो फिर वो उस तरह से उपयोग किया जा सकता है, और वो ये फार्मर डिसाइड कर सकेगा कि वो किस तरह का एनिमल का उपयोग करना चाहता है, क्योंकि उसमें उसकी GBV हर ट्रेड के लिए होगी। जैसे अभी हम सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन की ज़्यादा बात करते हैं, जब हम डैम सील के बाद बाकी ट्रेड्स के बारे में हम उसके बारे में ना हमें कोई क्लैरिटी है और ना ही हम उसके बारे में सोचते हैं। पर ये अब संभव हो सकेगा कि फैट परसेंटेज भी हम देख पाएँ, हम प्रोटीन परसेंटेज भी देख पाएँ, और बाकी आप जो डिजीज़ हैं जो बहुत कॉमन है, इनसे भी एनिमल्स का सिलेक्शन के थ्रू उनको बेटर एनिमल्स हम सेलेक्ट कर पाएँ, मैंने इन क्राइटेरिया को इंक्लूड करते हुए। फिर उसके बाद अगर गुड जजमेंट मीन्स बीइंग एबल टू वे योर ऑप्शन एक्यूरेटली, जिसके बारे में मैंने बात कर ली कि हमको हमारी सबसे पहली स्लाइड यही कह रही थी कि बेस्ट काउ सेलेक्ट करिए। व्हाट इज जेनेटिक इम्प्रूवमेंट? बेस्ट काउ, बेस्ट बुल, एंड सो हमें मिलेगी बेस्ट प्रोजेनी। और इसके लिए टूल क्या होंगे? AI, सॉर्टेड सेक्स सीमन और फ्रोजन सीमन, एंड इन सम केसेस इट मे बी IVF थ्रू ETT। सो इस तरह से हम इसका इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे, और उसके लिए जजमेंट जो है वो उसमें वेटनेरियन का और टू सम एक्सटेंट पैरावेट्स का बहुत बड़ा रोल होगा कि हम किसानों तक ये बात पहुंचा सकें और किसान की आवश्यकता अनुसार उनको बुल सेलेक्ट करके दे सकें कि ये बुल उनके लिए, उनके पास जिस टाइप का एनिमल है उसके लिए ये बेस्ट होगा। राइट मेल राइट फीमेल विल लीड टू लेस नंबर ऑफ नॉन डिस्क्रिप्ट। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा कि हमारा जो नॉन डिस्क्रिप्ट है
जो हमने ये टॉपिक ही इसलिए लिया कि हमारा जो नॉन डिस्क्रिप्टिव एनिमल है वो 80% था, 80% है। आफ्टर सो मैनी ईयर्स, 65 में हमने AI शुरू की थी विद द एम ऑफ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। दूध तो बढ़ा कुछ हद तक, पर हम हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी प्योरिटी हम नहीं ला पाए, और वो आज भी हमारा वही परसेंटेज है 79 to 80%, जो हमें सुधारना होगा। और वो तभी सुधरेगा जब हम प्रॉपर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे। अगर सिलेक्शन नहीं करेंगे और एवरी टाइम जब, और उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये सिर्फ सुझाव है, ये अभी कहीं बहुत इजीली हो नहीं रहा है। कहीं रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं रजिस्टर में, पर हमें किसान के पास ये रिकॉर्ड रखना होगा, लाइक वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, जिसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ। जैसे तभी ये चीज़ें संभव होंगी। और अवेलेबिलिटी ऑफ सीमन डोजेस, ये भी देखा गया है कि सीमन डोजेस हमारे ब्लॉक लेवल या उससे भी डिस्पेंसरीज लेवल पर कभी कभी उपलब्ध नहीं होते, एंड देन दे डोंट हैव, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, और जब वो AI करने जाते हैं तो जो उनके पास होता है वो लगा दिया जाता है। तो ये भी इंश्योर करना होगा कि जो वहाँ पर जिस तरह के एनिमल्स हैं वो उसका एक बार सर्वे करके ये डिसाइड करना होगा कि आपके पास में कौन कौन से ब्रीड का डोजेस हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। फिर राइट ब्रीडिंग मेथड से सस्टेनेबल ब्रीड डेवलपमेंट होगा। तो हम जब ये डिसाइड करेंगे कि हमें अपग्रेडिंग करना है या क्रॉस ब्रीडिंग करना है, या हमें सिर्फ पेडिग्री सिलेक्शन करना, और जब हम काउ सिलेक्शन की बात करते हैं या बुल सिलेक्शन की बात करते हैं, तो कौन सा मेथड ऑफ सिलेक्शन उपयोग में लाना है। तो अभी GBV नया कॉन्सेप्ट है, तो अभी हमने इसको सीमन स्टेशन पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है, और लेकिन धीरे धीरे इसको फील्ड लेवल पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसमें हमको सिलेक्शन बेटर मिलेगा। पर जहाँ जब तक ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है और अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो दूसरे मेथड्स भी हैं जिससे हम राइट ब्रीडिंग मेथड यूज़ करके और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। और एक बार जब किसान के पास में ज़्यादा अच्छा दूध आ जाएगा, तब वो अफोर्ड भी कर पाएगा हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए। और जब इसका फ़ायदा सामने आने लगेगा, तो ये भी वो होगा कि हमारे कुछ पॉलिसीज़ में भी ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि इसको हेल्प करेंगे। GBV तो फ्यूचर है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का, और क्योंकि अभी ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में इसका उपयोग किया जाने लगा है बहुत पहले से, और उनके यहाँ पर कई जगह तो 100 200 क्राइटेरियाज यूज़ करते हैं, जिसमें हूफ का हेल्थ से लेकर बहुत सारी चीज़ें वो लोग उपयोग में लाते हैं। उस क्राइटेरियाज उन्होंने बना लिया, ट्रेड्स जो कहते हैं हम जिनको, उन ट्रेड्स का उपयोग करके वो ऐसे एनिमल को सेलेक्ट करते हैं जिनमें उसमें अडर का डेवलपमेंट से लेकर काऊ की ग्रोथ रेट और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो हम अभी बेसिक्स हमारे पास काफ़ी कुछ आ गया है, और आगे फ्यूचर में बहुत सारा पाइपलाइन में। तो अभी इन अनदर 5 to 10 years हम उस स्टेज पे बिल्कुल पहुंच जाएंगे कि जब हम एनिमल को सेलेक्ट कर सकें प्रॉपरली, कि जो हमारे सिर्फ दूध से रिलेशन ना हो, उसकी लाइफ, उसकी हेल्थ, उसका नंबर ऑफ प्रोजेनी वो प्रोड्यूस कर सके, कितने कर सकते हैं एक लाइफ साइकिल में, उसकी फीड कन्वर्शन एफिशिएंसी, वो कितना खाकर, ऐसा एनिमल जो ज़्यादा खाकर कम दूध दे रहा है और जो कम खाकर भी उतना ही दूध दे रहा है, तो ऑब्वियसली उसे ही सेलेक्ट किया जाएगा जिसकी फीड कन्वर्शन जो वो है कैपेसिटी वो बेटर होगी। तो इस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे और इसको हम इसको आगे जाकर यूज़ कर सकेंगे। इस कोर्स के बाद एक क्वेश्चनर हम आपको देंगे, जिसको आपको थॉरली इस हमारा जो अभी एक पूरा कोर्स हमने इसको डिस्कस किया, इस मॉड्यूल को डिस्कस किया, इसको समझ के आपने उनको आंसर करना है, और उसके आंसर करने के बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू हो सकेगा इस कोर्स के संबंध में। धन्यवाद।